हेलो दोस्तों, ऋग्वेदा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर ज़रूर कर दें ताकि इस वीडियो का और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, यानी कि बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है। तो ए ऑप्शन दे रखा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, बी ऑप्शन दे रखा है महाद्वीपीय विस्थापन से, सी ऑप्शन दे रखा है हिमालय की उत्पत्ति से और डी ऑप्शन है आपका ज्वालामुखियों के विस्फोट से। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर सही आंसर होगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है ये महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, इसी को कहते हैं हम बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को डैडेडस के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को भाई किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है आपका कोस्मोलॉजी, बी ऑप्शन है आपका एस्ट्रोलॉजी और सी ऑप्शन है आपका सीस्मोलॉजी और डी ऑप्शन है आपका लिम्नोलॉजी। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोस्मोलॉजी में ब्रह्मांड के अध्ययन का क्या किया जाता है, ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जो सीस्मोलॉजी है इसमें भूकंपों का अध्ययन करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए भूकंपों का देश किसे कहते हैं, तो जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है, तो रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारी ब्रह्मांडीय कणों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले बैलून जनित उपकरण का नाम क्या है। ये पूछा जा रहा है बैलून जनित उपकरण का नाम क्या है। तो ए ऑप्शन है आपका सुपर लांबा, बी ऑप्शन है आपका सुपर टाइगर, सी ऑप्शन है सुपर लायन, डी ऑप्शन है सुपर मामा। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं, क्या है सुपर टाइगर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है, यानी कि बिग बैंग थ्योरी है जो किससे संबंधित है। तो ए ऑप्शन है आपका हिमयुग से, बी ऑप्शन है आपका स्तनधारी जीव से, सी ऑप्शन है आपका ब्रह्मांड से और डी ऑप्शन है आपका महासागर से। तो देखिए, इसकी पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ। जो आपका बिग बैंग थ्योरी है वो किससे संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे बेटा, जॉर्ज लेमेत्रे इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कौन, जॉर्ज लेमेत्रे इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे, जो बेल्जियम के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, बेल्जियम के रहने वाले थे। ठीक है, जो इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्ती नहीं होता है भले ही इसमें समय के साथ विस्तार होता है। यानी कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है भले चाहे इसमें विस्तार होता रहे। तो ये कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ये बताता है हमको कि जो ब्रह्मांड है वो परिवर्तित नहीं होता बल्कि इसमें विस्तार होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, स्टडी स्टेट यूनिवर्सिटी के अनुसार ये हमको पता चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, श्याम विवर यानी कि ब्लैक होल क्या है। तो पराबैंगनी किरणों को पार रक्त किरणों में बदल देता है। बी ऑप्शन है आपका, कोई भी विकिरण प्रवाहित नहीं होता। सी ऑप्शन है, सारे विकिरण जो इसके पास से प्रवाहित होती हैं उनका अवशोषण करता है और डी ऑप्शन है एक काल्पनिक विचार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सारे विकिरण जो इसके पास से प्रवाहित होते हैं उनका अवशोषण कर लेता है। इसीलिए ये जो क्षेत्र हो जाता है वो अंधकारमय हो जाता है और जो अंधकारमय क्षेत्र हो जाता है इसी को कहा जाता है क्या, ब्लैक होल या कृष्ण विवर, जिसकी सबसे पहले हमें जानकारी दी थी एस चंद्रशेखर के द्वारा। इसकी जानकारी दी गई थी, किसके द्वारा, एस चंद्रशेखर के द्वारा इसकी जानकारी प्रदान की गई थी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी। तो मैंने जैसा कि बताया है, ए ऑप्शन मेघनाथ साहा, बी ऑप्शन हरमन बॉन्डी, सी ऑप्शन एस चंद्रशेखर और डी ऑप्शन है जे.बी. नार्लिकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एस चंद्रशेखर, क्योंकि जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक थे। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम इन्होंने ही दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट डवार्फ के बारे में सीखेंगे, यानी कि व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है ये आप जानकारी कहाँ पर लेंगे। ए ऑप्शन कृषि, बी ऑप्शन खगोल शास्त्र, सी ऑप्शन जेनेटिक्स और डी ऑप्शन है आपका एंथ्रोपोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी खगोल शास्त्र में हम व्हाइट डवार्फ के बारे में
पढ़ते हैं, ठीक है। जबकि जो एंथ्रोपोलॉजी है, ये एंथ्रोपोलॉजी आपके क्या है, फलों का अध्ययन या सॉरी फलों का नहीं, पुष्पों का अध्ययन आपका एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी तारे का रंग दर्शाता है क्या? उसके ताप का, उसकी पृथ्वी से दूरी को, उसकी ज्योति को, उसकी सूर्य से दूरी को। तो किसी तारे का जो रंग होता है वो किसको दर्शाता है? उसके ताप को दर्शाता है। जो तारा जितना अधिक चमकीला होगा उसकी आयु उतनी ही क्या होगी बेटा? कम होगी। ध्यान रखना, जो तारा जितना अधिक चमकीला होगा उसकी आयु उतनी ही क्या होगी? कम होगी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं किससे? तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो ये आपके कूट दे रखे हैं, उसके कूट के माध्यम से आपको उत्तर चुनना है। आपका पहला है नाभ के संलयन से, दूसरा है गुरुत्वीय संकुचन से, तीसरा है रासायनिक अभिक्रिया से, फोर्थ है आपका नाभ के विखंडन से। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 1, 2 एवं 3, बी ऑप्शन है 1 एवं 2, सी ऑप्शन है 1 एवं 4, डी ऑप्शन है 2 एवं 4। लेकिन इसका सही आंसर होगा नाभ के संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? यानी कि पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में क्यों ज़्यादा दिखते हैं? तो देख लेते हैं। ए ऑप्शन दे रखा है पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम को घूम रहा है, बी ऑप्शन है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सी ऑप्शन है आपका पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है। तो ये तो गलती हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसीलिए जो पूर्व है उसकी अपेक्षा पश्चिम में तारे अधिकतम दिखाई देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सुपरनोवा क्या है? तो ए ऑप्शन दे रखा है पुच्चल तारा, बी ऑप्शन दे रखा है ग्रहेका, सी ऑप्शन दे रखा है विस्फोटी तारा या एक मृत प्राय तारा, और डी ऑप्शन है आपका ब्लैक होल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये होता है एक विस्फोटी तारा या एक मृत प्राय तारा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पल्सर होते हैं। पल्सर क्या होते हैं? पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, तेजी से घूमने वाले तारे, उच्च तापमान वाले तारे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तेजी से घूमने वाले तारे क्या होगा? पल्सर कहलाते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की खगोलीय इकाई क्या है? यानी कि तारों की मध्य की जो दूरी है वो हम किसके माध्यम से ज्ञात करते हैं? तो ए ऑप्शन है आपका कॉस्मिक किलोमीटर, बी ऑप्शन है आपका स्टीलर मील, सी ऑप्शन है आपका गैलेक्टिक इकाई, और डी ऑप्शन है आपका प्रकाश वर्ष। तो आपको पता होगा खगोलीय दूरी मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का ही इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं हम। तारामंडल, ध्यान रखना, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? जो पश्चिमी निवासी हैं वो इसको क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है आपका सेवन मॉन्क, बी ऑप्शन है आपका अल्फा सेंटूरी, सी ऑप्शन है बिग डिपर, और डी ऑप्शन है स्मॉल बियर। तो क्या कहते हैं इसको? जो पश्चिम के निवासी हैं वो इसको बिग डिपर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ये सप्तऋषि होते हैं, 7 तारों का समूह। कितने तारों का? 7 तारों का समूह होता है जो सप्तऋषि तारामंडल कहलाते हैं। और ये पृथ्वी के बिल्कुल आकाश में जो उत्तर दिशा में दिखाई देता है, यानी कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर ये हमको दिखाई देता है। और ये तारामंडल पूछा जाए तो ये तारों के समूह को हम तारामंडल कहते हैं। और अपने ब्रह्मांड में जो तारामंडलों की संख्या है वो 88 है। कितनी है? 88 तारामंडलों की संख्या है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है मृग, सप्तऋषि, वृश्चिक, वृष। तो जैसा कि अभी मैंने बताया सप्तऋषि इसका सही आंसर है, ठीक है। ध्रुव तारे किसको कहते हैं? सप्तऋषि तारे को ही कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो कॉन्स्टिलेशंस हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाए, क्योंकि इसका आंसर अभी मैं बता चुका हूँ। अगर आपके ऑप्शन में 88 नहीं आता है तो आपको ऑप्शन सी लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोई कोई किताब क्या है 89 को भी आंसर देती है। अगला क्वेश्चन है आपका, हेल-बॉप किसका नाम है? तो आपको ए ऑप्शन दे रखा है कार्टून चित्र, बी ऑप्शन है आपका पुच्छल तारा, सी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, और डी ऑप्शन है आपका एक खिलौना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुच्छल तारा हेल-बॉप किसका नाम है? तो पुच्छल तारे का नाम हेल-बॉप है।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित हॉल को, जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती हैं, को क्या नाम दिया गया है? तो देख लेते हैं। ए ऑप्शन ब्लैक होल, बी ऑप्शन ओजोन होल, और सी ऑप्शन एस्टेरॉयड बेल्ट, और डी ऑप्शन है आपका वाइट होल्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक होल्स, सॉरी इसका ये आंसर नहीं होगा, ओजोन होल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो क्या कहलाती है? यानी कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। ये ऑप्शन है आपका एडिंगटन सीमा, बी ऑप्शन है आपका चंद्रशेखर सीमा, सी ऑप्शन है हॉयल सीमा, और डी ऑप्शन है फॉलोअर सीमा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर सीमा वह सीमा है जिसके बाहर तारे आंतरिक रूप से क्या हो जाते हैं? मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का जो समूह है वो क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है, ध्यान रखना ये यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, आप घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्रित हुए तारों, धूल गैस को क्या कहते हैं? तो आपको पता है ये ऑप्शन है आपका गुच्छा, बी ऑप्शन है वायुमंडल, सी ऑप्शन है मंदाकिनी आकाशगंगा, और डी ऑप्शन है सौर परिवार। तो इसका सी आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट, मंदाकिनी या आकाशगंगा को ही हम क्या कहते हैं? एकत्रित हुए तारों, धूल और गैसों को क्या कहते हैं? मंदाकिनी आकाशगंगा कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है? तो मिल्की वे क्या है? मिल्की वे या दुग्ध मेखला है। क्या है भाई? मिल्की वे या दुग्ध मेखला हमारी आकाशगंगा का नाम है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी आकाशगंगा कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा देवयानी। क्या आंसर हो जाएगा? देवयानी क्या होगा? सबसे हमारी आकाशगंगा के नज़दीक की आकाशगंगा है देवयानी, और हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे या दुग्ध मेखला। और ठीक है, अगर इसका आकार पूछा जाए कि हमारी जो आकाशगंगा है वो किस आकार की है? तो सर्पिलाकार की है। किस आकार की है बेटा? सर्पिलाकार की आकाशगंगा है हमारी। ठीक है, और ये भी आपको साथ में याद रखना है कि जो अभी नवीनतम आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? तो जो नवीनतम आकाशगंगा है उसका नाम है ड्वार्फ। क्या नाम है? ड्वार्फ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ, स्पाइरल हमारी आकाशगंगा की क्या है? आकृति है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आकाशगंगा को वर्गीकृत किया गया है विद्युत गैलेक्सी के रूप में, सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो जो हमारी आकाशगंगा है उसी की बात की जा रही है। तो सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में क्या किया गया है? आकाशगंगा को वर्गीकृत किया गया है। गैलेक्सी इंग्लिश में आकाशगंगा को ही कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहली देखी थी, यानी कि जो आकाशगंगा है मंदाकिनी, आकाशगंगा मंदाकिनी नाम है आकाशगंगा का। तो इस मंदाकिनी, हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं, दुग्ध मेखला कहते हैं। तो इसको सबसे पहले जो देखा था वो किसने देखा था? ए ऑप्शन है आपका गैलीलियो ने, बी ऑप्शन है आपका मार्टिन स्मिथ ने, सी ऑप्शन है आपका मार्कोनी ने, डी ऑप्शन है आपका न्यूटन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? गैलीलियो ने सबसे पहले आकाशगंगा मंदाकिनी को देखा था। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? यानी कि पृथ्वी अपना भी क्या है? ग्रह। तो आपको पता है कि हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। ठीक है, मंदाकिनी, दुग्ध मेखला। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है उसी को देख लेते हैं। तो दुग्ध मेखला ऑप्शन दे रखा है, यानी कि डी आंसर सही है, जिसमें हमारा पृथ्वी क्या है? एक ग्रह भी है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है? यानी कि हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 10 करोड़ वर्ष, 5 करोड़ वर्ष, 20 करोड़ वर्ष, और डी ऑप्शन है आपका 25 करोड़ वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 करोड़ वर्ष में क्या करता है? हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है सूर्य। ठीक है, और सूर्य अगर पूछा जाए तो क्या है भाई? एक तारा है। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन की प्रोसेस है। क्या है भाई? नाभिकीय संलयन की प्रोसेस है, जिसमें जो हाइड्रोजन होती है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है।
अगर आपसे पूछा जाए सूर्य में ऊर्जा जो हाइड्रोजन का प्रतिशत है वो कितना है, तो आपको 71% लगा देना है, और हीलियम का परसेंटेज पूछे तो 29% आपको आंसर दे देना है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 बिलियन वर्षों पूर्व अस्तित्व में होने वाली A1682 B11 नामक आकाशगंगा का आकार क्या था। तो ए ऑप्शन है आपका विक्षोभ डिस्क, बी ऑप्शन है कुंडलीकार, सी ऑप्शन है पतली डिस्क, और डी ऑप्शन है आपका कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुंडलीकार, यानी कि बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11 बिलियन वर्षों पूर्व अस्तित्व में होने वाली सबसे प्राचीन कुंडलित आकाशगंगा का नाम क्या है। तो अभी बताया A16 और आपका A1689 V11 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्या सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है कितना होता है। तो सूर्य के पृष्ठीय तापमान जो होता है वो कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोना भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। हिंदी में इसको क्रीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रीट। तो इसी का जो क्रीट है या कोरोना है, इसका तापमान पूछा जा रहा है तो कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसी प्रकार की आपको वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि आपका ये अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके, और लगातार आपको ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उससे आपको कल मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ सोलर सिस्टम से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। ये हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।